Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the hormones regulating the plasma calcium level. मतलब कि अपने बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड में, उसको कौन कौन से हार्मोन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये देखा गया है कि मेनली 3 हार्मोन्स विच रेगुलेट दी प्लाज्मा कैल्शियम लेवल. फर्स्ट वन इज़ द पैराथर्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, और विटामिन डी होता है जो कि अपने बॉडी में अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन रेज होते हैं, उनसे ये एक्टिवेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और एक्टिवेट होते हैं. और द थर्ड वन इज द कैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड में जो पैराफॉलिकुलर सेल होते हैं वो इसको रिलीज़ करते हैं, इनको सिंथेसाइज करते हैं. तो ये 3 हार्मोन जो रहता है कोऑर्डिनेशन से एक्ट करते हैं और कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं. जिसमें से पैराथर्मोन एंड विटामिन डी जो होता है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, और जो कैल्सिटोनिन जो होता है प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है. तो हम देखते हैं ये कैसे करते हैं ये. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में देखते हैं कि कैल्शियम जो होता है अपने बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, और सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन जो होता है अपने बॉडी में बोन में होता है. बोन में और तिथ मिला के, दोनों में मिला के अबाउट 99% कैल्शियम यहीं पे डिपॉजिट रहता है. ठीक है, जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है उसको. और मैंने बताया भी कि ये पैराथर्मोन जो होता है, विटामिन डी जिसको हम डाईहाइड्रोकोलेकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन जो होता है ये इसको रेगुलेट करते हैं, मेनली इसके बोन के रिजॉर्प्शन, फॉर्मेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन द प्लाज्मा. और इसमें अगर देखा जाए तो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसका कंसंट्रेशन होता है, ये फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होता है इसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. और नॉर्मल प्लाज्मा लेवल जो होता है कैल्शियम का, वो 9 to 11 mg/dl होता है. ठीक है, तो अगर इसका हम फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो ये सबको जानता है कि कैल्शियम जो होता है अपने बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर. बहुत सारे ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म होते हैं अपने बॉडी में, उसमें ये प्ले करता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, आगे ले जाने में, बोन और टिथ में. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो नर्व एंडिंग पे वहाँ पे रिलीज होते हैं. ब्लड कोगुलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये. और फिर से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसमें हेल्प करते हैं. एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स, एंड इट आल्सो मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड रेगुलेट्स द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कैल्शियम जो रहता है अपने बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो इनके लेवल को कंट्रोल करने में मेनली 3 हार्मोन हमें हेल्प करता है. तो अगर देखा जाए कि कैसे ये करते हैं, तो एक ओवरव्यू देखा जाए अपने बॉडी में कि कैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे ये रेगुलेट करते हैं तीनों, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन. तो देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी जो होते हैं ये मेनली प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, और कैल्सिटोनिन जो होता है वो डिक्रीज करता है. इसको अगर दिमाग में रखा जाए तो इस फिगर को आराम से समझ सकते हैं हम. जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन का अगर लेते हैं फर्स्ट में, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो रहता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है. ये पैराथायरॉयड ग्लैंड दिखाया गया है, इसमें 2 पेयर्स होते हैं इसमें. और ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो रिलीज होता है, तो फर्स्ट ये क्या करता है कि फर्स्ट ये बोन का रिजॉर्प्शन में इंक्रीज करता है. मतलब बोन जो रहते हैं ना उनमें एक पिट का फॉर्मेशन करता है ये, जिससे डीमिनरलाइजेशन होता है, और जो कैल्शियम रिलीज होता है इसके रिजॉर्प्शन डिग्रेड होने से वो कहाँ चला जाता है, प्लाज्मा में चला जाता है. तो इस तरह से प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है. दूसरा ये क्या करता है कि किडनी से जो ब्लड जो रहते हैं उनका जो कैल्शियम रहता है उसका रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. तो रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ब्लड में जाएगा, तो ये इसका सेकंड फंक्शन हो जाएगा किडनी पे. ठीक है, और ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा. एंड द थर्ड वन, इट एक्टिवेट्स द विटामिन डी. विटामिन डी जो अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होता है उसको एक्टिवेट करता है. कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन होता है जिसको 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बोलते हैं. तो ये फिर विटामिन डी अपना एक्शन शो करता है. ये भी प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को कैसे इंक्रीज करता है, तो सेम वे जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन करता है, मतलब कि बोन का रिजॉर्प्शन करके एंड द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द किडनी. तो दोनों तरफ से देखा गया कि पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्टिवेट होने से क्या हुआ कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो रहता है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है, और कैल्सिटोनिन जो रहता है इनका अपोजिट एक्ट करता है. ये क्या करता है, कैल्सिटोनिन देखिए थायराइड हार्मोन से रिलीज होता है, तो ये पहले तो
बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि कैल्शियम को यूटिलाइज करके बोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा, ये बोन के रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। देखो आप ये डॉटेड लाइन जो रेड कलर के दिया है, इसका मतलब कि ये इनहिबिट कर रहा है इसको, यानी बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि यहाँ से प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। दूसरा क्या करता है ये कि किडनी से जो कैल्शियम होता है उसके रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरह से मिला के ये प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो मेन अगर ये चीज़ रखा जाए तो फिर हम आसानी से कह सकते हैं कि कहाँ से इंक्रीज करेगा। हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि रिजॉर्प्शन से प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा और रीएब्जॉर्प्शन से भी इंक्रीज होगा। और देखिए ये इंटेस्टाइन पे भी जो विटामिन डी होता है वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन, जो हम कैल्शियम जो भी फूड के थ्रू आता है उसको इंक्रीज करता है इसका, तो भी मेनली एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, वो भी ब्लड में ही जाता है। तो इस तरह से ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में जैसा कंसंट्रेशन रहता है कैल्शियम का, उस तरह से ये एक्ट करके तीनों हार्मोन इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। लो लेवल रहता है कैल्शियम का तो पैराथायरॉयड हार्मोन का रिलीज होता है, और जब हाई कैल्शियम लेवल रहता है तो कैल्सिटोनिन का रिलीज होता है। तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में ये एक होम्योस्टेसिस कैल्शियम का मेंटेन करते हैं अपने बॉडी में। अब बात करें अगर हम पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम पैराथायरॉर्मोन भी बोलते हैं, शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रहता है, अमीनो एसिड्स के चेन से मिलकर बना रहता है, और चीफ सेल होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में, उनसे ये बना रहता है। जैसे देखो अब ये थायराइड ग्लैंड होता है, इसके जस्ट अपोजिट में पैराथायरॉयड हार्मोन 2 पेयर्स में प्रेजेंट रहता है ट्रैकिया के जस्ट लैरिंग्स के नीचे, ठीक है। तो ये मेनली होता है, और कैल्शियम जो रहता है प्लाज्मा में ये मेन कंट्रोल करता है इनका रिलीज या फिर सिक्रेशन। मैंने बताया कि लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल होता है तो इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, सिंथेसिस। इनको बात करें एक्शन के, तो हम लोगों ने अभी एक देख ही लिया कि लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल में पैराथायरॉयड का रिलीज हुआ। अब ये कैसे एक्ट करेगा, बोन पे एक्ट करके रिजॉर्प्शन करता है। अब देखिए सिंपल सा है, रिजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो जो भी वहाँ से मिनरल्स निकलेगा वो कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, तो प्लाज्मा का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होगा। दूसरा ये क्या करता है, किडनी पे एक्ट करके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल से इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि फॉस्फोरस के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, यानी फॉस्फोरस के लेवल को कम कर रहा है। तो देखिए डिक्रीज प्लाज्मा फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। और इसने इनएक्टिव जो रहता है विटामिन डी उसको भी एक्टिवेट करता है, तो जो कि मेनली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रहता है तो वहाँ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो कैल्शियम रहता है उसको इंक्रीज करता है। तो मेनली इसका फंक्शन यही रहा कि ये प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज किया एंड इट डिक्रीज द प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल। तो सिंपल सा है, अब सबका एक्शन हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर विटामिन डी का भी देख लिया, अगर कैल्सिटोनिन देखा जाए तो जस्ट इसका अपोजिट रहता है, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है इसमें कि हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बोन रीमॉडलिंग यूनिट। बोन रीमॉडलिंग मतलब क्या होता है कि फिर से बोन का फॉर्मेशन होना, जैसे पहले वहाँ पर बोन का डिग्रेड हुआ और फिर एक नया बोन कैसे बनता है, ठीक है। और इसमें ये हार्मोन कैसे इसको रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बोन दो तरह के सेल होते हैं, एक ओस्टियोब्लास्ट सेल और एक ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, ब्लास्ट मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब ये बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये देखो आप यहाँ पे बोस्ट मोनोन्यूक्लिएटेड रहते हैं, और ये जो बोन डिग्रेड हो गया रहता है उसको ये क्या करते हैं, फिर से बनाते हैं। और दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि बोन को डिग्रेड करते हैं, यहाँ पर एक पिट का फॉर्मेशन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जिसको हम रिजॉर्प्शन भी बोलते हैं, और फिर वहाँ पर एक नया बोन का फॉर्मेशन। तो ये दोनों प्रोसेस एक चलते रहता है, बोन रिजॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ये एक साथ चलते रहता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल वे में देखा जाए कि कैसे ये सारा होता है, तो सिंपल सा डायग्राम है। इसमें देखिए आप, सबसे पहले अगर नॉर्मल देखा जाए तो मोनोसाइट प्रिकर्सर जो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कि बोन को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर फॉर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर कप्पा, ठीक है। ये रिसेप्टर पे क्या होता है, एक लिगेंड आके बाइंड करता है, जिसको हम रैंक एल लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, रैंक लिगेंड बोलते हैं। रैंक लिगेंड रिलीज कौन करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो सिंपल सा है कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक लिगेंड रिलीज करेगा, जिसका रिसेप्टर कहाँ पर होता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे होता है। तो जब ये लिगेंड इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल पे बाइंड करता है, ये ऑस्टियोक्लास्ट प्री मैच्योर है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, प्रिकर्सर है अभी, ठीक है। जब ये बाइंड करता है तो फिर इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर बाइंड कर लिया है, तो ये क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया, और ये मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट सेल बन गया। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या रहता है, रिजॉर्प्शन करना,
डिग्रेड करना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। तो देखो आप यहाँ पर फिर आता है यहाँ पर बहुत सारा HCl एनहाइड्रोलेज एंजाइम को रिलीज करके और फिर एक पिट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये डिग्रेड कर दिया यहाँ से। ठीक है, देखो यहाँ पर बोन को डिग्रेड कर दिया। अब देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहते हैं, ये इसको रेगुलेट कैसे करता है? तो अगर इंक्रीज करना ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन तो रैंक लिगेंड को ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो रहता है एक और प्रोटीन का रिलीज करता है जिसको हम ऑस्टियोप्रोटेग्रीन बोलते हैं। देखो आप यहाँ पे OPG जिसको बोला गया है। अब अगर मान लो कि इस प्रोसेस को रोकना है तो इसको ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जो कि क्या करता है, इस रैंक लिगेंड से बाइंड करके एंड इट इनहिबिट टू बाइंड टू दी ऑस्टियोक्लास्ट, और इसको ऑस्टियोक्लास्ट पे बाइंड करने से रोक देता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो रहते हैं वो मेनली इस बोन रिजॉर्प्शन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए ये तो हो गया आपका रिजॉर्प्शन, ठीक है, डिग्रेड हो गया बोन का। अब यहाँ पे बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो दोनों प्रोसेस एक ही साथ साइमल्टेनियसली होता है, 1 by 1, जिसमें क्या होता है कि फिर अब यहाँ पर जो प्री ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो कि बोन फॉर्मिंग सेल जो रहते हैं, वो स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, वो उनका डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। और ऑस्टियोइड जो कि ऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, जो कि बाद में मिनरलाइज हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इनका डिपोजिशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर एक नया बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस हो गया। अब इसको हार्मोन कैसे रेगुलेट करता है, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पैराथायराइड की बात करें तो पैराथायराइड का एक्शन क्या रहता है कि ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे एक पैराथायराइड हार्मोन रहता है, सॉरी पैराथायराइड रिसेप्टर रहता है, पैराथायराइड रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इससे बाइंड करता है, इससे बाइंड करते ही क्या होता है कि ये रैंक लिगेंड का फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोक्लास्ट पे बाइंड करके और इनका डिफरेंशिएशन मतलब इंक्रीज होता है, ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस इंक्रीज होता है। यानी पैराथायराइड क्या करा रहा है, रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करा रहा है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, जिससे क्या होता है यहाँ से जो भी मिनरल निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो इसने ये किया कि रैंक लिगेंड को फॉर्मेशन को इंक्रीज करा दिया, रिलीज को इंक्रीज कर दिया इसने। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं कि ये जो OPG होता है इसको ऑस्टियोप्रोटेग्रीन जो कि इनहिबिट करता है, इससे बाइंड करने से इसके भी लेवल को ये क्या करता है, इनहिबिट, इसके फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तीसरा ये क्या करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल के डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है। तो इसका 3 फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। पहले तो इस पे बाइंड करके रैंक लिगेंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज कराएगा, दूसरा और ऑस्टियोप्रोटेग्रीन को इनहिबिट करेगा, और तीसरा बोन डिफरेंशिएशन ऑस्टियोब्लास्ट सेल के डिफरेंशिएशन में, ताकि बोन का फॉर्मेशन होने लगे। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें विटामिन डी यानी कैल्सिट्रायोल का, तो ये देखिए ये डायरेक्टली सेल के अंदर इसका साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर रहता है, तो वहाँ जाकर विटामिन डी रिसेप्टर से बाइंड करता है। और सिमिलर वे पैराथायराइड की तरह क्या करता है, ये रैंक लिगेंड को इंक्रीज करता है, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस यानी कि बोन का डिसॉर्प्शन जो रहता है, वो रिजॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बोन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल के डिफरेंशिएशन या न्यू बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और ऑस्टियोइड जो रहते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मिक्सचर रहते हैं, इनके लाइंग डाउन यानी इनके डिपोजिशन में भी हेल्प करते हैं, जो कि बाद में मिनरलाइज होकर बोन को हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो पैराथायराइड एंड कैल्सिट्रायोल का दोनों का एक्शन सेम रहता है। और कैल्सिटोनिन क्या होता है, इनका अपोजिट होता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ये बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होगा, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, लेकिन ये बोन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो तीनों एक दूसरे को मतलब देखो आप, तो पैराथायराइड एंड कैल्सिट्रायोल का दोनों का सेम रहता है, लेकिन कैल्सिटोनिन जो रहता है इनका अपोजिट एक्ट करता है। तो इनको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पैराथार्मोन जो रहता है वो ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट प्रोसेस इंक्रीज होता है, रिजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज होता है, न्यू बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सिमिलर वे में कैल्सिट्रॉल भी रैंक विटामिन जी होता है, वो भी रैंक लिगेंड को इंक्रीज करता है और मिनरलाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, बोन के मिनरलाइजेशन में कैल्सिटोनिन क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन न्यू बोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था ये जो डायग्राम है। अब बाकी अगर कैल्सिटोनिन को देखें तो ये थायराइड ग्लैंड में मैंने थायराइड ग्लैंड जो रहता है उसमें पैराफॉलिकुलर सेल जो होते हैं वो इसको
सिंथेसाइज होता है ये भी पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि अमीनो एसिड चेन से मिलकर बना रहता है। और इसका इसका जो रिलीज और सिंथेसिस होता है ये भी कैल्शियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका अगर एक्शन देखें तो एक्शन तो हम देखते ही आ रहे हैं कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन के अपोजिट एक्ट करता है। लो कैल्शियम लेवल रहता है तो इसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जब हाई कैल्शियम लेवल रहता है तो ये इसका सिंथेसिस इंक्रीज होता है और ये बोन के जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहते हैं उनको इनहिबिट करता है, बोन रिजप्शन को इनहिबिट करके प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है। और किडनी पे भी इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है और फॉस्फेट के भी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करके ये प्लाज्मा और प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल दोनों को डिक्रीज करता है। अगर बात करें विटामिन डी की तो इसको हम एंटी रैकेटिक सबस्टांस भी बोलते हैं, मतलब ऐसे सबस्टांस जो रिकेट्स जो होता है, जो कि बोन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये चाइल्ड में डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मेनली जो प्रॉब्लम आता है उसको हम रिकेट्स बोलते हैं। तो इसको हम एंटी रैकेटिक्स, मतलब उसको सही करने के लिए जो सबस्टांस यूज होता है उसको हम विटामिन डी, क्योंकि रिकेट्स को ट्रीटमेंट के लिए हम विटामिन डी का ही यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको हम एंटी रैकेटिक सबस्टांस भी बोलते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, रिलीज होता है और ये बाद में एक्टिव होता है हमारे बॉडी में। और ये मेनली जैसे स्किन में भी सिंथेसाइज होता है और ये हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स रहता है, ब्रेड, मिल्क में भी रहता है, ब्रेड में भी रहता है और ईस्ट में भी रहता है ये, ठीक है। तो ये हमारे फूड से भी आता है और स्किन में भी सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके फॉर्म्स देखा जाए तो D3 जो रहता है उसको हम कोलोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ये हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। और अगर D2 की बात करें तो जो कि हम फूड लेते हैं उससे आता है और फिर ये सिंथेसाइज होता है। D1 को स्टार्टिंग में बताया गया था D1, लेकिन ये क्या हुआ, ये देखा गया कि ये मिक्सचर होता है D2 एंड D3 का। तो आज के टाइम पे D1 जो रहता है इसका यूटिलाइज, इसका इस वर्ड का यूज़ नहीं होता है इसको, ठीक है। तो मेनली D2 एंड D3 जो रहते हैं ये एक्टिव रहता है, लेकिन इन दोनों का जो एक्टिव फॉर्म, D3 का जो एक्टिव फॉर्म जो रहता है कैल्सिट्राइओल, जो कि ये मेन फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो हम लोग जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं तो कैल्सिट्राइओल को ही मेनली लेते हैं हम लोग। तो इनका अगर एक्टिवेशन देखें हम तो देखो आप, एक तो रहता है स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल से एक 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जो हम फूड लेते हैं उसमें हम एर्गोस्ट्रॉल रहता है, ठीक है, ईस्ट, ब्रेड या मिल्क से। दोनों पे जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलेकैल्सिफेरॉल, एंड ये कैल्सिफेरॉल में हो जाता है, जो कि विटामिन डी एंड विटामिन D2 जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब लीवर क्या करता है, इस पर हाइड्रोक्सिलेशन करता है, तो सिमिलर देखो आप कैल्सिफेडाइल बन जाता है। और फिर किडनी जो रहता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन जो कि मेन स्टेप रहता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप रहता है, जो कि बहुत सारे हार्मोन पर डिपेंड भी करता है और ये फाइनल स्टेप रहता है जिससे कैल्सिट्राइओल क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है और फिर ये अपने एक्शन को शो करता है। अब इसका एक्शन तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है एंड फॉस्फेट के भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है GIT से, जो कि फूड में लेते हैं हम। किडनी में क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों को इंक्रीज कर रहा है। बोन से भी देखो आप रिजॉर्प्शन इंक्रीज करता है, जैसे प्लाज्मा कैल्शियम एंड प्लाज्मा फॉस्फेट देखो दोनों को इंक्रीज कर रहा है ये। और ये मेनली प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को यूटिलाइज करता है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी हार्डनिंग जो होता है बोन का, उसमें ये हेल्प करता है। तो इस तरह से अगर कंपैरेटिव करके अगर हम पढ़ते हैं कि जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन जो रहता है वो कैसे एक्शन करता है, वो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। विटामिन डी जो होता है, कैल्सिट्राइओल जो रहता है, वो भी प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। लेकिन जो कैल्सिटेनोइन जो रहता है वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। और अगर बात करें हम फॉस्फेट की तो देखो फॉस्फेट का जो ये पैराथायरॉयड हार्मोन एंड जो कैल्सिटोनिन है ये दोनों फॉस्फेट लेवल को डिक्रीज करता है, लेकिन जो विटामिन डी रहता है ये फॉस्फेट लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इनका एक्शन है एंड जो बोन रिमॉडलिंग यूनिट्स एंड हार्मोनल रेगुलेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।